हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि यदि आपके घर में खाना जोमैटो या स्विगी में द्वारा किसी युवक या युवतियों द्वारा ना लाके यदि ड्रोन्स लाके डिलीवर कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इसी तर्ज पे फूड डिलीवरी सिस्टम्स जो है वो वर्क करना शुरू कर दिए। आप ये सोचिए कि यदि आप अपने घर से निकले हैं किसी मित्र से मिलने के लिए और आपको लेने के लिए ड्राइवरलेस गाड़ी आती है, टैक्सी आती है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये इस तर्ज पे पूरी दुनिया जो है वो चल पड़ी है। ड्राइवरलेस कार्स जो है, इसका आपको मालूम है कि इस पे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। उसी तरीके से फूड डिलीवरी एप्स जो है, अब वो उनका जो दूसरा बड़ा आप कह लीजिए कि पड़ाव होगा, वो ये होगा कि किस तरीके से जो है ड्रोन्स का यूज करके आपके घरों में डिलीवरी की जाए फूड आइटम्स की। साथ ही डाक और दूसरी तरीके के जो डिलीवरी आइटम्स हैं, उसमें भी ड्रोन्स का कैसे यूसेज हो, इस पे चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं ये सारी बातें आज क्यों कर रहा हूं? ये बातें करने का कारण ये है कि बहुत ही तेजी से हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर अछूता इससे नहीं रहा है। हर सेक्टर में नौकरियां विलुप्त हो रही हैं और नौकरियों को जो है वो मशीन्स जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हैं। आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं, लिखा है विलुप्त होती नौकरियां। मैंने इस टॉपिक को कैसे चूज किया, नौकरियों से कोई लेना देना नहीं था, परंतु सुबह आज मुझे मेरे एक मित्र का फोन आया, पत्रकार है। वो ये समझना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने डॉज क्यों बनाया, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है वो अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट कट क्यों कर रहा है। दोनों ही चीजों में मुझे जो एक आम बात नजर आई वो ये थी कि एक तरफ नौकरी विलुप्त हो रही है, दूसरी तरफ विलुप्त होती हुई नौकरी से सेंट्रल बैंक परेशान है और परेशान होकर जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टैटिस्टिक डाटा जो है वो लोग संभाल के रखते हैं और डाटा के करेक्शन, डाटा के एक्यूमुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए वहां का डाटा जो है थोड़ा मतलब बाकी दूसरे राष्ट्रों से हम जो है उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो कुछ भी हो सकता है, परंतु उनका जो डाटा गैदरिंग सिस्टम है वो बड़ा ही पुख्ता है। और अमेरिका का डाटा ये बोलता है, एम्प्लॉयमेंट का डाटा, कि पिछले 27 महीने से 20 लाख ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं पर उनके पास में कोई नौकरी नहीं है। 27 हफ्तों से वो बेरोजगार है। एक साल में 52 वीक होते हैं, 52, तो आप समझ लीजिए 26 आ जाए, लगभग 6 महीने से ज्यादा जो है वो बेरोजगार है, 20 लाख लोग। वहीं दूसरी तरफ ये समाचार आ रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहां पे टेक्नोलॉजी की, वो मैसिव लेवल पे जॉब कट्स कर रही है। और ये अमेरिका की बात नहीं है, हमने देखा कि भारत में टीसीएस ने अभी जब सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया तो ये बताया कि 10% वर्कफोर्स जो है वो कम करने वाले हैं। टीसीएस की देखा देखी कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, सब ये देख रही हैं कि कैसे ऑटोमेशन किया जाए, कैसे एआई का यूज किया जाए, कोडिंग में जो है मशीन्स को लाया जाए और ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जाए। तो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियां कम होंगी। बहरहाल लौटते हैं वापस उस सब्जेक्ट पे। तो अमेरिका में चूंकि इतने ज्यादा लोग जो है 27 हफ्तों से काम ढूंढ रहे हैं, इसको देखते हुए ये लगा कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही वीक है और कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, इसके लिए इंटरेस्ट रेट अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने कम किया, वहां इन्फ्लेशन ज्यादा होने के बावजूद भी। और यही हमको एक एक करके अब दूसरे बाकी राष्ट्रों में भी नजर आएगा। सब अमेरिका की चीटिंग करते हैं, ठीक है। अमेरिका जिस राह पे बढ़ता है बाकी सारे देश उसी राह पे बढ़ चलते हैं। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, क्योंकि कम होती हुई नौकरियां, विलुप्त होती हुई नौकरियां जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
अमेरिका में तो आप देख रहे हैं कि भैया डॉज जैसी संस्था डोनाल्ड ट्रंप ने स्थापित की। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों को काम दिया गया था कि आप जो है वो नौकरियां कम करें। उन्होंने काफी सारी नौकरियां जो है उसमें काटछाट भी की और उन नौकरियों को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन द्वारा रिप्लेस किया जाए, इस पे काफी वर्क किया और वो वर्क अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? बातें बताने का कारण यह है कि विलुप्त होती हुई नौकरियां जो है ये पूरे विश्व में एक बहुत ही गहराता हुआ संकट है। आप भारत में देख लीजिए, इंजीनियरिंग जो माँ बाप अपने बच्चों को करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रहे हैं, ठीक है, वो अब चिंतित हैं कि लाखों लाख फीस देने के बाद भी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बजट एनालिसिस लैब ये कहता है कि नौकरियां जो है, नौकरियों में सबसे बड़ा जो प्रहार होने वाला है, वो प्रहार होने वाला है व्हाइट कॉलर जॉब्स। जो लोग ग्रेजुएट है या जो थोड़े से स्किल्ड है, उनके ऊपर में पहला जो है वो प्रहार होगा। मैं आपको अपने जर्नलिज्म फील्ड का एग्जांपल देके ये चीज समझाता हूं। दोस्तों, जर्नलिज्म में दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूज गैदर करना। जो लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलके न्यूज इकट्ठा करते हैं, और वो न्यूज इकट्ठा जब करते हैं तो वो उसके ऊपर में एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्टर कहा जाता है इनको। ये रिपोर्ट फाइल करते हैं। जो रिपोर्ट वो फाइल करते हैं वो रिपोर्ट वैसी की वैसी नहीं छपती है। वो रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट को डेस्क पे बैठे हुए लोग जो है वो एडिटिंग का काम करते हैं, एडिट करते हैं, रीराइट करते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। अधिकतर एडिटिंग जॉब्स जो है इसमें एमए इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश, इस टाइप के लोग जो है इंग्लिश जर्नलिज्म में रहे हैं। ऐसे हिंदी में आप देखोगे एमए हिंदी, पीएचडी हिंदी किए हुए लोग जो है आपको डेस्क जॉब पे मिलेंगे। मशीन्स आ जाने से अब ये हो रहा है कि ये जो डेस्क जॉब है, ये डेस्क जॉब पूरा का पूरा रिप्लेस हो रहा है। जो न्यूज गैदरिंग का काम है वहां तो इंसान लग ही रहे हैं, लोग जा रहे हैं, न्यूज को गैदर कर रहे हैं, परंतु जो लोग बाहर जाके न्यूज लेके आ रहे हैं और न्यूज वापस भेज रहे हैं ऑफिस में, और ऑफिस में बैठे हुए लोग उन न्यूज की एडिटिंग कर रहे हैं, उन एडिटर्स की नौकरी पे बहुत बड़ा संकट जो है वो आ गया है। मशीन्स जो है अब वो न्यूज को एडिट कर रही है, और ये वर्ल्ड ओवर जितने भी मीडिया संस्थान हैं सभी जगह हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सॉफ्टवेयर लगाए हैं, ऐसे जबरदस्त एआई एम्पावर्ड सॉफ्टवेयर हैं कि मतलब वो 500 वर्ड की रिपोर्ट को जो है 1 मिनट में, 40 सेकंड में बना के फेंक दे रहे हैं। जो रिपोर्ट लिखने में आधा घंटा 45 मिनट जहां पहले रिपोर्टर को लगता था, वो 30 सेकंड 45 सेकंड में मिल रही है। रॉयटर्स, थॉमसन रॉयटर्स जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वायर एजेंसी है, उसने ओपन एरिना करके सॉफ्टवेयर अपना बिल्ड किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है ना केवल एडिटिंग कर रहा है, बल्कि जो रिपोर्टर रिपोर्ट फाइल करता है उसमें वो बताता है कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स मिसिंग है। नट ग्राफ कैचर करके उन्होंने एक उसके अंदर में डाला है। सॉफ्टवेयर बोल लीजिए आप या इनपुट बोल लीजिए, एक बटन है उसका। वो नट ग्राफ कैचर ये बताता है कि आपकी स्टोरी में वाई जो है वो मिसिंग है। आपको मालूम है जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म का जो बेस है, सिद्धांत है, वो 5W और 1H पे चलता है, ठीक है। तो 5W क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस टाइप की चीजें जो है वो 5W है। 1H क्या है? हाउ। तो वो बताता है कि आपकी स्टोरी में कौन सा W मिसिंग है या हाउ मिसिंग है, और फिर बोलता है कि आप उसको लिखो, नहीं तो आपकी रिपोर्ट को मैं ये पास नहीं करूंगा। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जर्नलिज्म में आ गए हैं, जहां पर आपकी रिपोर्ट्स का पूरा एनालिसिस हो जा रहा है कि जनता तक पहुंचने के पहले आपकी रिपोर्ट्स को संपूर्ण बनाया जाए। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बिजनेस रिपोर्टिंग जर्नलिज्म फील्ड में कंपनी है, उसका नाम है ब्लूमबर्ग। आप सभी उससे मुखातिब होंगे। ब्लूमबर्ग एक दिन में 5000 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है।
5,000 रिपोर्ट्स। 5,000 रिपोर्ट्स लिखने के लिए कम से कम आपके पास में 5,000 रिपोर्टर्स होने चाहिए, बट इतने रिपोर्टर्स नहीं है, बहुत कम है। इसका आधे से भी आधे रिपोर्टर्स हैं ब्लूमबर्ग के पास में। तो ये 5,000 रिपोर्ट्स कैसे ब्लूमबर्ग पब्लिश कर रहा है? क्योंकि 80 से 90% रिपोर्ट्स जो हैं वो आज की डेट में मशीन्स लिख रही हैं। तो ये तो मैंने आपको जर्नलिज्म फील्ड की बात बताई। यहां तक कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आने वाले 5 से 10 साल में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उसमें से मुझे एक लगता है जर्नलिज्म का ही कोर्स होगा। मैं 2-3 साल पहले अपने नागपुर यूनिवर्सिटी में गया था, जहां से मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, और वहां जो एचओडी थे उन्होंने मुझे भी कोई पढ़ाया था, उनसे बात की। मैंने उनको पूछा कि आज की डेट में आप किस तरीके से जो है मतलब स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरा काम तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये 2 साल 3 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। बोला मैं ऐसा बच्चों को क्या पढ़ा दूंगा जो गूगल में अवेलेबल नहीं है या जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। एक से एक कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक से एक रिसर्च रिपोर्ट्स जो है वो गूगल पे अवेलेबल है। तो फिर क्लास में आके स्टूडेंट्स क्यों पढ़ेंगे? बोले अटेंडेंस एकदम ना के बराबर है, बच्चे आते नहीं है, तो हम भी 10 से 5 बैठे रहते और फिर चले जाते घर। तो ये हाल हो गया हायर लर्निंग एमए, मतलब ये हाल जो है ये सब नागपुर विश्वविद्यालय का नहीं है, ये धीरे धीरे आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया की सब में नजर आएगा। जर्नलिज्म का मैंने आपको हाल बता दिया, ऐसी एजुकेशन सेक्टर में भी आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। जो इस तरीके के कोर्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी जो चीजें हैं, एमए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसके ऊपर में एक से एक कंटेंट वीडियो जो है वो खुद प्रोफेसर लोग मानने लगे हैं कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है, स्टूडेंट्स वहीं से जो है वो उनको निकाल लेते हैं। तो कॉलेज में कोई आता नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई आता नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करता। तो दोस्तों एआई आने के बाद से, चैट जीपीटी और दुनिया भर के तमाम जो है ग्रॉक रॉक, इनके आने के बाद से अब तो और भी जो है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, वो एमबीबीएस हैं, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि बड़ी मुश्किल हो गई है भाई, क्योंकि लोग आजकल गूगल में ही जो है अपने सिम्टम्स डालते हैं, या एआई से ग्रॉक से पूछ ले रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ ले रहे हैं, और दवाइयां ढूंढ के निकाल ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से कोई प्रोफेशन अछूता नहीं है। मैंने आपको प्रोफेसर साहब का जिक्र कर दिया, मैंने आपको डॉक्टर्स के बारे में बताया कि सभी के सभी जो प्रोफेशन है और हाईली स्किल्ड जो लेबर्स हैं, लेबर्स ही बोल लीजिए इनको, हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस बोल लीजिए, यहां पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहां तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें भी बुरी स्थिति है। यूरोप में तो ये स्थिति है कि काफी सारे ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज बंद हो गई है, और जर्मनी जो है, जो कि ऑटोमोबाइल का हब है वर्ल्ड में, जर्मनी अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को धीरे धीरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जहां पे टैंक्स बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोप के जितने भी ये कंट्रीज हैं ये चिंतित हो गए। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनको लगता है कि रशिया कल को हो सकता है इनके ऊपर भी अटैक कर दे। इनकी डिफेंस स्पेंडिंग ना के बराबर थी, ये सब अमेरिका के भरोसे थे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि आप सभी को अपनी जीडीपी का 3% जो है वो डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्चा करना होगा। अकेले जर्मनी जो है उसने बोला है कि 550 बिलियन यूरोस ये आगे आने वाले 5 साल में खर्च करने वाला है डिफेंस पे, जो कि लगभग दुगना है पिछले 5 साल के मुकाबले। तो इस तरीके की डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज बढ़ा रही हैं, और जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसको वो धीरे धीरे अपने लोगों को रीस्किल कर रहे हैं और उनको डिफेंस सेक्टर की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, जल्दी लर्न कर सकते हैं। तो कुछ हद तक जो है वो इन चीजों से पार पाने के लिए भी जो एडवांस कंट्रीज है वो तरीके ढूंढ रही है। पर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पे हाई स्किल्ड लेबर ज्यादा नहीं है। दोस्तों, मैं विलुप्त होती हुई नौकरियों के ऊपर में बात कर रहा हूं, परंतु इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1 साल या 2 साल पुरानी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि
विलुप्त होती हुई नौकरियां, डिसअपेरेंस ऑफ जॉब्स, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है वो घट रही है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें जॉब क्रिएशन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर मान लीजिए जोमेटो और स्विगी में जो है वो कल को ड्रोन्स जो हैं वो फूड डिलीवरी करने लग गए, तो ये जो लो क्वालिटी के जॉब्स जो हैं इन पे सबसे पहले जो है कुठाराघात होगा। वैसे आप लोग को पता है कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये पिछले 2-3 सालों में भारत में सबसे ज्यादा रोजगार नौकरियां प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं, और ये सारी नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 58% जॉब्स आज की डेट में इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब होने के कारण आपको पता है कि ना इनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, ना इनको जो है किसी तरीके का डीए और बाकी जो अलाउंसेस रहते हैं वो मिलते हैं, ना पीएफ ना पेंशन। पीएफ तो भी थोड़ा बहुत काट ले, पेंशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में आप यदि एक बार जॉब से बाहर हो गए तो आप जो है वो सरकार के भरोसे तो नहीं है, आप अपने भरोसे ही। हालांकि सरकार हॉस्पिटल्स बना रही है, पब्लिक सेक्टर में अलग अलग छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्लिनिक्स बन रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के टाइम में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था जो कम दामों में लोगों का इलाज करता था। तो इस तरीके की कई सारे राज्य सरकारें काम कर रही हैं, परंतु ये कहां तक और कितने लोगों को जो है ये ट्रीटमेंट दे पाएंगी, ये भी सवाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथी के दांत हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, बट यहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जिस तरीके की फैसिलिटीज का ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। खैर, आज का विषय वो नहीं है, आज का विषय है डिसअपेरेंस ऑफ जॉब। मैंने आपको बताया जैसे दोस्तों कि मेरा सेक्टर जर्नलिज्म सेक्टर, उसमें तो भयानक बुरी तरीके से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और जितने भी सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, खास तौर पे जो एडिटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के जॉब के ऊपर में बहुत बड़ा जो है वो आप कह लीजिए कि कैंची चल रही है, जॉब कटिंग्स हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इस चीज से निपटा कैसे जाए। तो जैसे मैंने जर्नलिज्म में ही आपको बताया कि अगर आप ऑन ग्राउंड फील्ड पे जाके न्यूज गैदरिंग कर सकते हो तो आपकी जॉब बची हुई है। ऐसे यदि आप कोई क्रिएटिव सेक्टर में हो, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, तो जो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो मशीन आज की डेट में तो कम से कम वो काम नहीं कर पाई है, वो रिपीटेटिव काम कर सकती है। एक इलस्ट्रेशन क्या बनाना है ये तो आप ही सोच के मशीन को बताओगे, मशीन उसको अलग अलग शेप, साइज, कलर्स में कन्वर्ट कर सकती है, परंतु जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तो आपको ही सोचना होगा। तो इस तरीके की जॉब जो है उनका मांग बढ़ गया है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अपने प्रोफेसर साहब से मिला था, उनको मैंने बोला कि अगर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे बच्चे, तो बच्चे कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एमपीएड, बीपीएड के कोर्सेज बहुत चल रहे हैं नागपुर में, नर्सिंग के कोर्सेज बहुत चल रहे हैं। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो देखने वाले हैं वो पेरेंट्स भी हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए किस तरीके से तैयार करो। वो जमाना गया जब आप बोलो कि भैया अच्छे से बच्चों को अपने बोलो कि पढ़ाई कर लो, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर्स की भी नौकरियां जो है उस पर भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कैंची चलने वाली है। लॉयर्स के जॉब पे बहुत बड़ी कैंची चलने वाली है। तो किस तरीके के जॉब बचेंगे? भले एमबीबीएस डॉक्टर खाली हो जाए, बट सर्जन जो है ये तो कम से कम नेक्स्ट 10-15 साल तक एटलीस्ट लग रहा है कि सिक्योर है। कल को चल के अगर ऑपरेशन भी मशीन करने लग गए तो बात अलग है, पर बहुत सारे लोग होंगे जो मशीन से ऑपरेशन नहीं करवाना चाहें। तो एक ये चीज है, जैसे डॉक्टर एमबीबीएस प्रॉब्लम में है, पर सर्जन जो है उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है आज की डेट में। आप अगर रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब पे खतरा है, परंतु यदि आप इलस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं या न्यूज गैदरिंग का काम कर रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। आप ग्राउंड में उतर के खेल रहे हैं, बीपीएड के कोर्स कर रहे हैं, एमपीएड के कोर्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर बन रहे हैं, तो आपके ऊपर में उतने संकट के बादल नहीं मंडराएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे तो लोग ही, ह्यूमन बींग्स ही उतर के खेलेंगे। कोई रोबोट्स का क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखने नहीं जाएगा। तो जो पहले बोलते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो क्या आगे कुछ था,
जो मेरे घर में बचपन में बहुत मुझे सुनाया जाता था। अब उल्टा हो गया, अब बोला जा रहा है कि भैया खेलो कूदो, क्योंकि वहीं अपॉर्चुनिटीज हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद में कौन से सेक्टर में आपके पास में जॉब बचेगा, यू डोंट नो। अमेरिका के अंदर में जैसा कि मैंने बताया, पिछले 27 हफ्तों से 20 लाख से ज्यादा, 2 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो खाली हुए हैं। ऐसी एक रिपोर्ट ये बोलती है कि पिछले साल 2024 में 1.5 लाख जॉब डिसअपियर हुए हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर से। यानी जो टेक्नोलॉजी, गूगल, फेसबुक, मेटा, ये जो कंपनीज है, अमेजॉन, 1.5 लाख लोगों को लास्ट ईयर निकाला गया था। और इस बार तो एक एक कंपनी इतने लोगों को निकाल रही है, ठीक है, जो पूरे पिछले साल में निकाला गया था। तो ये संकट के बादल बहुत ही तेजी से मंडरा रहे हैं जॉब्स के ऊपर में। एज ए पेरेंट आपको सोचना है, आपको समझना है कि हमें अपने बच्चों को भविष्य के लिए किस तरीके से तैयार करना है। एक किताब थी ऑन द रोड्स, ये 1960s में लिखी गई थी दोस्तों। ये बीट मूवमेंट जिसने हिप्पी कल्चर को जन्म दिया था, हिप्पी कल्चर को जन्म देने वाली ये किताब थी, जैक किरॉक ने लिखी थी। बीट मूवमेंट, BEAT, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा। बीट मूवमेंट के जो थे वो जैक किरॉक जो थे वो पुरोधा थे, एलन जिन्सबर्ग इनके साथ में थे, विलियम बॉरक जूनियर इनके साथ में थे। ये 3-4 बड़े राइटर्स थे बीट मूवमेंट के। ऑन द रोड जो किताब जिसने हिप्पी कल्चर बीट मूवमेंट की शुरुआत किया, उस किताब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी की तर्ज पे एक किताब लिख डाली है, वन द रोड। वन यानी जीतने वाला वन नहीं, वन नंबर वन, तो वन द रोड। और वो किताब जो है, अब उस किताब में इमोशंस मिसिंग थे, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेसिस पे लर्न कर रही है मशीन्स, और उस किताब को और मॉडिफाई कर रही है। कई किताबें तो अभी मशीन्स लिख रही है। तो लेखकी का जो काम है, जो सृजनात्मकता का काम है, उस पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रचनात्मकता खतरे में है दोस्तों। डॉक्टर्स के प्रोफेशन खतरे में है, लॉयर्स के प्रोफेशन खतरे में है, जर्नलिज्म के प्रोफेशन, एडिटिंग के प्रोफेशन खतरे में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो एज ए पेरेंट आपको बहुत सोचने और समझने की जरूरत है कि हमको अपने बच्चों को भविष्य के लिए किस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, एआई बढ़ रहा है, जॉब्स डिसअपियर हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे फायदा बनाएं? हालांकि ये स्थिति बहुत खराब है ह्यूमन काइंड के लिए, लोगों के लिए, परंतु मेरे पोर्टफोलियो में मैं क्या ऐसा फेरबदल करूं कि इस तरीके की चीजों का मैं फायदा उठा सकूं। इस चीज के ऊपर में, ऐसे जो अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर में मैं बहुत जल्दी एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, 16 नवंबर को लेके आ रहा हूं। आप में से जो भी इच्छुक हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9860317209 पे। पेड वीडियो है, फीस पे करना पड़ेगा। आप मुझे मैसेज डालेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो यदि आप ये वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मैसेज डालें। ऑलरेडी पहले एक पेड वीडियो अक्टूबर महीने में आ चुका है, यदि आप वो भी देखने के इच्छुक हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। दोनों वीडियो की फीस 500 रुपए है, फीस पहले ही बता दे रहा हूं। यदि आप दे सकते होंगे तभी संपर्क कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। मुझसे कई सारे दर्शकों ने पूछा कि मैं पेड वीडियोस क्यों लेके आ रहा हूं। दोस्तों, महीने में एक पेड वीडियो में बना रहा हूं, बाकी सारे तो मेरे वीडियोस फ्री हैं। अब महीने में एक पेड वीडियो बनाने का कारण यह है कि यदि मुझे ये चैनल चलाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। YouTube जो है वो 40% चार्ज काट लेता है। तो यदि आप 59 रुपीज की मेंबरशिप लेते हो तो मुझे हाथ में 35 रुपीज मिलते हैं। यदि आप 159 रुपीज की मेंबरशिप लेते हो तो मुझे हाथ में 94 रुपीज मिलते हैं। तो और अभी 100 भी पेड सब्सक्राइबर नहीं हुए, 97 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ये 2000, 2500, 3000 रुपए से मैं कैसे चैनल चलाऊंगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए पेड वीडियो जो है वो जरूरी है। पेड वीडियो मैक्रो इकोनॉमी को लेके मैं इस बार बनाने वाला हूं। कैसे इकोनॉमी में ग्लोबली चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, और उन चेंजेस को देख के मैं कैसे अपने पोर्टफोलियो में जो है वो चेंजेस कर रहा हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप ये देखना चाहेंगे तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।